देखो आगे, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी आपके पास ये, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन आएंगे इसलिए इसको लिख दे रहा हूँ। ये डेरिवेशन 1 है, यहाँ से स्टार्ट हो गया डेरिवेशन, सब हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। सारे डेरिवेशन में फोकस नहीं करना है। अभी वाला डेरिवेशन जो है ये एक फॉर्मूला है जो तुमने 10th की ऑप्टिक्स में पढ़ा था, एक छोटा सा फॉर्मूला, तुम्हारा उसी से काम चल जा रहा था। 12th में आके हम उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे 2 पेज के अंदर, कम से कम बड़ी कॉपी का अगर पेज होगा तो 2 पेज लगेगा। तो उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी, फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ। ठीक है, तो एफ दर्पण से वस्तु की दूरी को किस चीज से दिखाते हैं? जिसको नहीं पता, अभी भी याद नहीं आ रहा है, वो याद कर लो। यहाँ पे दर्पण से वस्तु की दूरी को किस चीज से दिखाते हैं? यू से, स्मॉल यू, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, और तीसरा चीज आता है दर्पण का जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी को दिखाते हैं वी से। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए, संबंध का मतलब होता है फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए। तो वो तुम 10th क्लास में पढ़ते थे, एक फॉर्मूला 1/f बराबर, और ये दर्पण के लिए ना, दर्पण के लिए क्या पढ़ते थे? 1/v + 1/u। और लेंस के केस में बस बीच में माइनस हो जाता था, लेंस के केस में बीच में माइनस होगा, तो लेंस वाला भी डिराइव करेंगे, दर्पण वाला भी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये दर्पण वाला है, इसको डिराइव करना है। 10th में इतना लिख करके तुम्हारा काम हो जाता था, उस पर तुम सवाल लगाते थे फिर। ठीक है, यहाँ पर 10th और 12th का लेवल तुम्हें दिख जाएगा कि 10th किस लेवल पे है, 12th किस लेवल पे है। 12th में पूरा इसको डिराइव करेंगे कि आया कहाँ से आखिरकार ये। ठीक है, तो ये हमारा एम है। ये जो डेरिवेशन है मेरे हिसाब से बोर्ड में बहुत कम आता होगा, चांसेस कम है। और मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, मेरे बताने के पीछे रीजन ये है क्योंकि ये पहला डेरिवेशन है, क्योंकि पहला है तो इसमें बेसिक है बिल्कुल कि ऑप्टिक्स के डेरिवेशन हैंडल कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप तुम्हें धीरे धीरे आइडिया लगेगा, और तब जाकर के मैं फिर सूक्ष्मदर्शी वगैरह पे आऊँगा जो मेन डेरिवेशन है इस चैप्टर के। ठीक है, तो बेसिक बनाऊंगा। जैसे मैंने पढ़ते धारा में LCR पढ़ाना था, LCR पढ़ाने से पहले मैंने 6000 डेरिवेशन करवाए थे, तब जाके मैं LCR पे आया था, और तब LCR आसान लगा था। वैसे यहाँ पे मेन टॉपिक पे आने से पहले हमें छोटे छोटे टॉपिक पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब पहले देख लो इसके डायग्राम, मेन तो इसका डायग्राम होता है, रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम देख लो, वो देखने के बाद हम डेरिवेशन पे जाएंगे। अब देखो क्या होगा, कैसा दर्पण बोला है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल या अवतल, किसी को भी कह सकते हो आप, कोई भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक अवतल दर्पण, हालांकि मैं अवतल ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप अवतल ही लोगे, उत्तल पे भी लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, बट हम जनरली अवतल ही लेके चलेंगे, उस पर आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है। तो देखो ऑप्टिक्स में मेन डेरिवेशन पे टाइम लगता है, इसमें डायग्राम में डेरिवेशन से ज़्यादा डायग्राम समझने में समय लगता है। ये एक अवतल दर्पण है ना। प्रकाश मैंने कहा था हमेशा लेफ्ट की साइड से हम मानेंगे कि आ रही है, और ये दर्पण है कि लेंस है? लेंस है। अब ये क्या बना? पॉलिश हो गया, तो अब जाकर के दर्पण बन गया, अवतल दर्पण। ओके, फिर दर्पण में मैंने क्या चीज सिखाया था बेसिक लेक्चर में जो बता रहा था, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले ढूंढते हैं पोल, ध्रुव। तो इसका ध्रुव कहाँ होगा? लगभग इधर कहीं होगा, ये ठीक है, ये एकदम सेंटर होगा इसका। तो ध्रुव ढूंढने के बाद क्या करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष खींच लो, क्योंकि वही मेन आधार है। वो आधार ही तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो तुम सॉल्व किसके ऊपर करोगे? वही मेन है आपके पास, सारी जमीन तो वही तैयार करेगा, सारी बिल्डिंग तो उसी के ऊपर खड़ी करनी है तुम्हें। तो दोनों साइड, मुख्य अक्ष के दोनों साइड आप एक सीधी काल्पनिक रेखा खींच लो। हालांकि दर्पण के केस में उधर का कोई ज्यादा काम नहीं होता है, जिस साइड पॉलिश हुआ रहता है। अब क्या करते हैं हम? केंद्र। केंद्र कैसे करोगे? केंद्र के लिए आपको अपने दिमाग में कल्पना करना पड़ेगा कि अगर ये किसी गोलीय दर्पण का हिस्सा रहा होता, ठीक है, तब इसका केंद्र कहाँ होता लगभग, वो हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा। लगभग यहाँ होता, यहाँ पे होता सी, वक्रता केंद्र। तो ये हमें अंदाजा लगाना है बस, ये बाकी सी पता है, तो सी का और पोल के बीच का आधा क्या होता है?
त्रिज्या तो दूरी होती है, बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। यही सब होता है, यही तो बताया था बेसिक लेक्चर, बेसिक वाला लेक्चर जो हमने कल और परसों किया है, उसके पीछे का पर्पस ये तो था। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया जो मैंने किया? ठीक है, डायग्राम जब बनाना तो पूरा अच्छा से डायग्राम बनाना। ठीक है, मैंने कहा भी था स्केल वगैरह लेके आना, पेंसिल रहेगा तो और भी अच्छा, कलर पेन रहेगा तो और अच्छा। हालांकि आज के पेपर में, आज के वाले डायग्राम में पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट भी बन जाएगा, बट स्केल चाहिए। तो देखो, हमें ना क्या करना है, वस्तु और उसका प्रतिबिंब और फोकस दूरी के बीच रिलेशन चाहिए। फोकस दूरी तो आ जाएगा, फोकस दूरी तो बिंदु है, बट मेनली वस्तु और प्रतिबिंब क्या है। कोई भी शीशा है, दर्पण है, तो दर्पण के सामने किसी चीज को रखोगे तो मैं जैसे दर्पण मिरर के सामने खड़ा हो गया तो मैं वस्तु हूं, मेरा जो रिफ्लेक्शन अंदर दिखेगा वो क्या है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पहले वस्तु तो पता होनी चाहिए, वस्तु भी तो रखनी पड़ेगी वहां पे। तो मान लो कि यहां पर इसके वक्रता केंद्र के पीछे, इसके वक्रता केंद्र के पीछे मैंने एक वस्तु रखी है, छोटी वस्तु रखी है, पिन पॉइंटेड। ठीक है, कोई इतना बड़ा दर्पण मैंने नहीं लिया है, छोटा सा गोलीय दर्पण लिया हुआ है, और मैंने वहां पर एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु को किस चीज से दिखाते हैं? वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। वस्तु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑब्जेक्ट। तो वस्तु को दिखाएंगे ओ से। वस्तु को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? ऑब्जेक्ट। तो किस चीज से दिखाओगे? ओ से दिखाओगे। तो आपने वक्रता केंद्र के पीछे एक वस्तु रखी है। देखिए, वस्तु हमने अनंत पे नहीं रखा है, कहीं एकदम दूर नहीं रखा है, इससे थोड़ा पीछे रखी हुई है, वक्रता केंद्र के पीछे वस्तु रखी है। अब वस्तु शीशे के सामने, मेरे दर्पण के सामने रखी है, तो पता ही उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा वो देखने की बात है। अब ये तुमने टेंथ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं याद दिला देता हूँ। 10th में पढ़ा होगा तुमने कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे है, अनंत पे है, तब तो याद रखना, अगर वस्तु अगर अनंत पर है, इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर है, तब उसका प्रतिबिंब किस पे बनता है? फोकस पे बनता है, ये याद रखना। और लेकिन अगर वस्तु वक्रता केंद्र के ठीक पीछे है, ज्यादा दूर नहीं है, इसी मुख्य अक्ष पे रखा है, तब आपका जो प्रतिबिंब होगा वो C और F के बीच प्राप्त होगा। ठीक है, ये सब चीजें 10th की बेसिक याद रखना, 10th की बेसिक है, लेकिन 12th में मैं बोलता जाऊंगा। तो अभी के लिए क्या याद रखोगे? अगर वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे है, C के पीछे है, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? C और F के मिड में, कहीं उसके बीच में कहीं प्राप्त होगा प्रतिबिंब। तो देखो, अगर वस्तु O है तो प्रकाश हम गुजारते हैं वस्तु से दर्पण की ओर। पहला डेरिवेशन है, थोड़ा लगेगा कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, बट आ जाएगा धीरे धीरे। तो वस्तु से प्रकाश हमें ले जाना है, वस्तु है, यहाँ से प्रकाश गया ऊपर। ठीक है, आपतित किरण कहेंगे इसे, आपतित किरण। ये मिरर पे टकराया, मैंने क्या बताया था? परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या होता है? एक मुख्य अक्ष होता है, फिर मैंने बताया था उसके लिए एक अभिलंब होता है। अभिलंब एक काल्पनिक रेखा होती है जो 90 डिग्री पे रहती है। एक पृष्ठ का और एक अभिलंब का होना तो कंपलसरी है। फिर एक आपतन बिंदु आता है, आपतित रेखा आती है, ये आपतन कोण बनाती है I, और फिर यह परावर्तित हो जाती है, पॉलिश भी तो रहेगा, R, और एंगल I और बराबर होता है। तो परावर्तन का नियम कहीं पे भी लगे ये रूल फॉलो होगा। क्या था यहाँ पे? पृष्ठ का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे पृष्ठ का काम ये गोलीय पृष्ठ कर रहा है। ठीक है, पहले वो सिंपल सीधा शीशे से टकरा दी, इस बार थोड़ा गोलीय दर्पण से टकरा रही है। फिर मैंने क्या कहा, क्या जरूरी है? अभिलंब का होना। अब यहाँ से तुम्हें सीखना पड़ेगा कि 10th तक अभिलंब तुमने सीधी लाइन खींची थी, काम खत्म। 12th में अभिलंब कैसे बनाओगे? तो अभिलंब बनाने का तरीका सीखो। अभिलंब कहाँ बनाया जाता है? ग्रीन मार्कर है कहीं? ये रहा अभिलंब। जहां पर आप प्रकाश को, वस्तु की प्रकाश को टकराओगे, जहां पे भी टकरा दोगे, वहां से आपको सेंटर को मिलाना है, वक्रता केंद्र को मिलाना है, वही आपका अभिलंब होगा। 90 डिग्री मानेंगे कि उसने 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाया है। समझाऊंगा अभी 90 डिग्री कैसे हुआ। तो हमेशा अभिलंब बनाने का तरीका क्या है? जहां पे प्रकाश टकराया है दर्पण के जिस हिस्से में, उस हिस्से को किससे मिला दो? वक्रता केंद्र से मिला दो।
तो वही क्या कहलाएगा आपका अभिलंब। अभिलंब को किसी किसी बुक में एन से भी दिखाते हैं, एन एन डैश से, ठीक है। एन का मतलब मैंने बताया भी था, अभिलंब को इसमें नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो ये रहा उसका अभिलंब। अब आपको पता है यहां पर कि जो प्रतिबिंब है वो कहां प्राप्त होगा? सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। नहीं भी पता है तो इतना तो पता है कि परावर्तन का नियम क्या होता है कि आपतित किरण, मैंने कल भी बहुत फोर्सफुली बताया था जब मैं बेसिक बता रहा था तुम्हें, कि हमेशा एंगल प्रकाश और अभिलंब के बीच बनता है, कभी भी ये नहीं बनेगा प्रकाश और अभिलंब के बीच। कभी भी एंगल तुम ऐसे मत बना देना, गलती से गलत हो जाएगा। एंगल किसके बीच बनता है? प्रकाश और अभिलंब के बीच बनता है। तो इसके बीच एंगल बना, और आपतित किरण के एंगल को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है। और पता ही है परावर्तन के नियम के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। जिस एंगल से ये ऊपर गया है उसी एंगल से ये कहाँ आएगा? उसी माध्यम में लौट आएगा, नीचे आ जाएगा। और जब वही एंगल आप बनाओगे, इतना सा वही एंगल बनाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली सी और एफ के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो स्केल का बहुत काम है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली और सी और एफ के बीच में आ गया। अब देखो, प्रकाश ऊपर जा रहा था, टकराया, और टकरा करके कहां आ गया? नीचे आया। तो आपतित प्रकाश थी, इसको ऐसे दिखा दो, अगर जगह नहीं है तो इसको तीर के निशान से दिखा दो। ये हो गया आई, ये हो गया आर। ये आपतित प्रकाश हो गया या परावर्तित प्रकाश हो गया? समझ में आ गया? आपतन कोण परावर्तन कोण के दिख रहा है, बराबर ही है। अब मुद्दा यह है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। याद रखना, ये पूरी ऑप्टिक्स में ये कॉन्सेप्ट याद रखना मेरा, कि प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पे प्रकाश किसी सरफेस से, मतलब या तो वो लेंस से टकराई हो या दर्पण से टकराई हो, किसी सरफेस से टकराने के बाद जब आकर के जब कोई दो प्रकाश किसी सरफेस से टकराने के बाद आकर टकराती हैं। नहीं समझ पा रहे हो? देखो, कभी भी प्रतिबिंब तब होगा जैसे ये पूरा सरफेस, सपोज को ये व्हाइट बोर्ड नहीं है, ये पूरा शीशा है, दर्पण है, प्रकाश आ रही है, लेजर आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप जब प्रकाश भेज रहे हो ना, कोई भी वस्तु उससे प्रकाश, कोई भी वस्तु, जैसे मैं ही खड़ा हो गया, मेरा प्रकाश पहले उसमें जाएगा, फिर वो वापस आएगा रिफ्लेक्ट होकर के, तब हमें कोई भी प्रतिबिंब दिखता है। अगर वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो अगर यहाँ पे ये दर्पण है और इसका मुझे प्रतिबिंब चाहिए, कोई वस्तु सामने खड़ा है, तो प्रतिबिंब तब प्राप्त होगा जब पहले यहाँ पे प्रकाश आके टकराएगी, फिर नीचे से एक और प्रकाश टकराएगी, और दोनों प्रकाश यहाँ टकराने के बाद फिर जब वापस लौट रहे होंगे, वो लौटते समय जहाँ पे टकराएंगे आपस में, वहीं एग्जैक्ट उसी बिंदु पर आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। लौटते समय, टकराने के बाद, मतलब परावर्तन या अपवर्तन के बाद आपको क्या प्राप्त होता है? प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और जिस बिंदु पर वो आपस में टकराए हैं उसी बिंदु पे प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पर कैसे प्राप्त होगा। एक बहुत साइलेंट काम होता है जो करता रहता है कोई भी चीज, कोई भी मतलब प्रकाश। देखो यहाँ वस्तु थी ना, एक छोटी सी, एक पिन पॉइंटेड वस्तु हमने सपोज रखा है, एक वस्तु थी, एक प्रकाश तो ऊपर से गया, और प्रकाश का आपस में टकराना जरूरी है परावर्तन या अपवर्तन के बाद। लेकिन एक और प्रकाश है जो चुपचाप अपना काम शांति से करता है, वो है एक नीचे से जाने वाला प्रकाश, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु खड़ी है या इंसान ही खड़ा है, तो एक प्रकाश तो उसके ऊपर से गया, बट पूरा इमेज से तो एक प्रकाश नीचे से भी तो जाएगा। अब तुम्हें लग रहा है ऊपर और नीचे से क्या बोल रहे हैं, बीच में भी तो इतने पूरा व्यक्ति है, बीच में से भी प्रकाश जा रहा है, बीच में से भी जा रहा है, बट हमने लिमिट ली है कि मैक्सिमम ऊपर से जा रहा है और सबसे नीचे की साइड से मिनिमम यहाँ से जा रहा है। बीच से तो भाई प्रकाश की पूरे करोड़ों प्रकाश की रेखाएं जा रही होंगी, हमें वो कैलकुलेट नहीं करना, हमें बस ऊपर और नीचे का कैलकुलेट कर लेना है। अब देखो ऊपर का तो दिख रहा है हमें, नीचे वाला काम कैसे होता है? ये काम चुपचाप ये करता है। ये वस्तु है तो वस्तु से प्रकाश निकला, ठीक है, चुपचाप ये निकला, हम उसके लिए कोई रेखा वगैरह नहीं दिखाते हैं, बस ये हमें कॉमन सेंस में रखना है कि ये वाला काम हमारा चुपचाप होता रहता है। ये गया होगा यहाँ पे, प्रतिबिंब है, पॉलिश है, नहीं पॉलिश होता तो प्रकाश सीधा निकल जाता, लेंस होता तो, लेकिन पॉलिश है तो टकराने के बाद फिर उसी एंगल में क्या करेगा? ये भी परावर्तन का रूल फॉलो करेगा, जिस एंगल से गया उसी एंगल में वापस। तो इसने तो एंगल बनाया ही नहीं था, तो सीधा गया तो सीधा वापस, तो यहां से गया और यहां से वापस। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब ये वापस आ रहा होगा ना,
देखो जाते समय तो ये भी ऊपर जा रहा था, तो ये भी इधर जा रहा था, लेकिन जब ये वापस आ रहा होगा तब ये इस प्रकाश से टकराया होगा। देखो जब ये प्रकाश ऊपर से नीचे आ रहा होगा और ये प्रकाश इधर आ रहा होगा, तो ये इस बिंदु पे टकराए होंगे। और मैंने क्या कहा था, परावर्तन के बाद जहां पे प्रकाश टकराएगी वहीं पर क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा, इमेज प्राप्त होगा। इमेज को किस चीज से दिखाओगे, आई से। तो ये दिख रहा है प्रकाश परावर्तन के बाद आ रहा है, ये वाला प्रकाश भी टकराने के बाद, परावर्तन के बाद वापस आ रहा है, और जहां पर प्रकाश वापस आएगा टकराएगा वहीं पर क्या प्राप्त होगा, इमेज। ये पहला डेरिवेशन जो है ये पेपर में बहुत रेयर की आएगा, बट इसको करवाने के पीछे पर्पज ये है कि इसमें बहुत सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो तुमने 10th में अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। अब समझ में आ गया कैसे वस्तु रखी है, प्रकाश गया, कहाँ पे इमेज प्राप्त होता है। इमेज कहाँ प्राप्त होगा, जहाँ पर परावर्तन के बाद आपस में टकराएंगी, दर्पण के केस में, और लेंस के केस में अपवर्तन के बाद जहाँ टकराएंगी। ओके, तो बेसिकली आपके डायग्राम में यही है। अब बस एंगल का नाम वगैरह लिखना रह गया है, वो भी लिख देते हैं, एंगल का नाम वगैरह, और डिस्टेंस वगैरह किसका कितना डिस्टेंस है वो भी लिख लेंगे। तो देखो सारा हो गया। क्या चाहिए था, एफ, वी और यू चाहिए था। फोकस, एफ मतलब फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहेंगे, फोकस दूरी किसे कहते हैं बताओ, फोकस बिंदु, हाँ त्रिज्या का आधा होता है, लेकिन ये भी तो फोकस बिंदु और पोल के बीच की दूरी। अच्छा यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि इसको इतना में, इतना तक मैं लूँ, नहीं इतना तक नहीं लूँगा। आपको जब भी डिस्टेंस नापना होगा एकदम इसको अपने दिमाग में रखते हुए चलना कि अगर ये नीचे होता तो कहाँ पर होता, यहाँ तक होता तो ये दूरी यहाँ तक नापोगे। आज सारे मार्कर धोखा दे रहे हैं, इंक नहीं भरा अभी हमने उस पर। तो ये रहा आपका फोकस दूरी, हाँ ये तो है इंक इसमें। तो फोकस दूरी ये रहा। किस चीज़ से दिखाओगे फोकस दूरी को, स्मॉल एफ से। फोकस बिंदु को कैपिटल से दिखाते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं। फिर यू, यू होता है वस्तु की दूरी। वस्तु कौन था, ओ, तो वस्तु की किससे दूरी, दर्पण से दूरी। तो यस, तो इसको हम नीचे लेके आएंगे तो लगभग हमें एज्यूम करके चलना है कि यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। तो नाप लो दूरी, जो भी दूरी होगी हम इसको यू से दिखा देंगे। नापना मतलब ऐसे सेंटीमीटर में नहीं नापना है, जो भी दूरी होगी हम इसको किस चीज से दिखा देंगे, यू से। इतना नीचे नहीं बनाना है, तुम चाहो तो ऊपर भी बना लो, बट ऊपर बनाओगे तो पता ही है ज़्यादा मतलब चीज़ें आपस में नज़दीक नज़दीक रहेंगी, अच्छा नहीं लगेगा, बात नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा। तो ये कितना हो गया, ले इसमें भी इंक नहीं है। आज क्या हो गया, सारे मार्कर भरा ही नहीं हमने इंक। चलो रेड वाले से काम चलाते हैं, रेड भी नहीं है तो पिंक है। देखो यू हो गया, तो ये हो गया था आपका F, ये हो गया था आपका फोकस दूरी F, ये हो गया U। तीसरा क्या रह गया, V। V क्या होता है, इमेज का दर्पण से दूरी। तो इमेज ये रहा, इसकी दर्पण से दूरी जो होगी उसको किस चीज से दिखाएंगे, I से दिखा देंगे, ठीक है। तो नाप लो डिस्टेंस, नाप लो इमेज और इसके बीच की दूरी। नीचे से भी दिखा सकता हूँ मैं, चाहूँ तो ऊपर से भी दिखा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जगह होगा तो तुम कहीं से भी दिखाओ। ये डिस्टेंस हो गया, इमेज और इसके बीच का। और किस चीज से दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। दूरी का है, दूरी, तो दूरी को, इमेज की डिस्टेंस को वी से दिखाते हैं, स्मॉल वी से। जिसको वी और यू में कंफ्यूज हो, एबीसीडी में पहले यू आता है कि वी आता है, यू आता है फिर वी आता है। वैसे ही पहले किसी चीज का इमेज प्राप्त होगा कि ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा, पहले तो ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट पहले, वैसे यू पहले आता है, वी बाद में, वैसे ही ऑब्जेक्ट पहले आता है, इमेज बाद में आता है। तो ये सब समझ गए। एंगल समझ जाओ, एंगल का नाम रखना है, तो इसका नाम सपोज हम रख देते हैं अल्फा, ध्यान से देखना। इसका नाम रख देते हैं सपोज हम बीटा, और इस एंगल का नाम रख देते हैं हम गामा। अल्फा, बीटा, गामा। ऊपर आपको पता है एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होते हैं, वैसे भी बराबर ही है क्योंकि ये परावर्तन के नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जब एंगल दोनों बराबर ही है तो एक काम कर दो, दोनों को अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं। इसको भी एंगल थीटा बोल लो, इसको भी एंगल थीटा बोल लो, ठीक है।
जब नाम सेम ही है, एंगल सेम ही है, तो अलग अलग नाम क्यों देना है? ओके, अब एक और काम करना है आपको, जो कि आल्सो काल्पनिक रेखा है। हमें ना ये सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, त्रिकोणमिति का। जो 10th में आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है उसका यूज ऑप्टिक्स में सबसे पहले तुम्हें दिखेगा। अब त्रिकोणमिति लगाने का पहला रूल क्या होता है? त्रिकोणमिति कहाँ लगता है? जहाँ पे कोण बनता है, जहाँ पे कोण बनता है, बस वही बेसिक क्या था त्रिकोणमिति। कहाँ त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री लगती है? त्रिकोणमिति हो चाहे पाइथागोरस प्रमेय हो, उनमें कॉमन क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पर अप्लाई होगा जहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल कन्फर्म है कि 90 डिग्री का है। क्या यहाँ पे कोई त्रिभुज तो तुम बना लोगे बहुत सारे, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, बस समकोण त्रिभुज बना पाओगे? कोई लंब है यहाँ पे सीधा? नहीं है। तो लंब नहीं है ना, तो हम मानते हैं, कल्पना करते हैं एक काल्पनिक रेखा खींचता है। कैसे खींचते हैं वो भी अपनी मर्जी से नहीं खींच लेंगे। यहाँ जहाँ से टकरा रहा है ना, वहां से आप नीचे की तरफ एक काल्पनिक रेखा, वो एक्चुअल में नहीं है, बस फॉर द डेरिवेशन पर्पस, सिर्फ डेरिवेशन के पर्पस के लिए हम यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। अब मानेंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ, हम मान के चलेंगे कि ये रेखा इधर जिस भी बिंदु पे आएगा उस बिंदु और पी के बीच की डिस्टेंस नगण्य है, क्योंकि हमने इतना बड़ा मिरर लिया है ना। एक्चुअल में तो इतने छोटे छोटे लेंस होते ही हैं, दर्पण एकदम छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ना तुम्हें जो यहाँ पर वो आएगा, इसकी दूरी और इसकी दूरी बहुत नगण्य होगी। ओके, तो यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा ले लो, क्योंकि हमें पाइथागोरस लगाना है। अब पाइथागोरस लगाने के लिए एक समकोण त्रिभुज या एक लंब का होना जरूरी है। तो ये लगभग मैं इधर मान लेता हूँ, मानना नहीं है, वो तो होता ही है। अब तुम्हें यहाँ पे कंट्राडिक्शन आएगा बहुत सारा कि F के नज़दीकी है, एकदम हो सकता है, ठीक है। हम मान के चलेंगे ये जो भी बिंदु आया यहाँ पे, उसकी इससे दूरी जो है वो बहुत कम है, तो इतनी जो दूरी होगी उसको नगण्य मान के चलेंगे, ठीक है। हालांकि वो अभी डायग्राम में तो अच्छी खासी दूरी दिख रही है वो, बट हम एक्चुअल में उसे नगण्य मान के चलेंगे, ठीक है। तुम डायग्राम बनाना तो एक काम करना, जब तुम्हें और छोटा करना हो, मैंने काफी ऊपर ले लिया था ये, तुम ये जो बिंदु है, ये प्रकाश जो है इधर टकराना, नजदीक, थोड़ा नजदीक टकराओगे तो ये जो लाइन है ग्रीन वाली जो अभी बनाई मैंने, वो भी और नजदीक आएगी थोड़ा दर्पण के, और तुम्हारे ऊपर है। मैंने इसको बड़ा डायग्राम चाहिए था तो मैंने उसको ऊपर बनाया, तो मेरी मजबूरी थी, और तुम्हारी मजबूरी नहीं है। जब तुम कॉपी में बनाओगे तो इतना बड़ा तो नहीं बनाओगे, बनाना तो इस लाइन को जब ले जाना पहली रेखा, तो एकदम इसके नज़दीक ले जाना कहीं पे, तब जाके तुम ड्रॉ करना, तब जाके ये वाली लाइन इसके एकदम नज़दीक आएगी। तो ये आपका क्या हो गया, एक काल्पनिक रेखा है। अब मान के क्या चल रहे हैं हम, ये जो पोल है इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, तो मान के चल रहे हैं यही जो बिंदु है, यही क्या है, पोल है जो अभी हमने लिया है। ये हमें देखो, ऑप्टिक्स में बहुत चीजें कल्पना करके चलनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअल लाइफ में देखेंगे तो लेंस या मिरर में बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। हमें तो डायग्राम में बड़ा दिख रहा है कि अच्छी खासी डिस्टेंस, एक्चुअल में ये काफी नजदीक होता है ये। ओके, तो ये समझ में आ गया अभी तक? ठीक है, एक ऊपर वाली बिंदु का भी कोई नाम दे देता हूं मैं इसको, ये तो थीटा हो गया, इसको एन हटा दो तो एन है। इस बिंदु का नाम दे देता हूं मैं क्यू, ये हो गया ना, ओ पी क्यू हो जाएगा कंप्लीट। ध्यान से देखना, ये क्यू लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू नहीं, यहाँ पे थीटा लिखे हुए हैं, थीटा है ये, और ये क्यू है। इसको अलग लाइन, अलग उससे ही लिख देता हूँ। नहीं, अनंत पे होता तो प्रकाश सीधा आता, इससे तुम पहचानोगे। अनंत से अगर प्रकाश आ रही होगी तो पैरेलल आती है एकदम, ये एकदम वक्रता केंद्र के पीछे है, बताया था मैंने उस समय, शायद आए नहीं थे। थीटा, और ये क्या है, इस बिंदु को क्या माना हमने, क्यू। अब हमने सारी बिंदुएं ले ली है, समझ में आ रहा है कौन का? बहुत धीरे धीरे चलाऊं मैं इसके लिए, मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें क्या हुआ है डायग्राम में, ठीक है। डायग्राम में ये हुआ है कि आपने एक दर्पण लिया है, अवतल दर्पण ले लिया, उत्तल भी ले सकते थे, फिर आपने ये ले लिया, आपने एक बिंदु में मान ली कि ये सेंटर है, उसके आधे पे फोकस होगा। वस्तु को कहाँ रखना है, सेंटर के थोड़ा पीछे वस्तु को, ऑब्जेक्ट को रखना है।
प्रकाश गया, दर्पण पे टकराया, मैंने क्या कहा, इसके जितना नज़दीक रखोगे उतना तुम्हारा फायदा है। हो गया। अब आपको पता है अभिलंब की जरूरत होती है परावर्तन के लिए, तो ये जो प्रकाश जहां से टकराएगा उससे वक्रता केंद्र को मिला दो, उसी को अभिलंब कहते हैं। और आप परावर्तन के नियम के साथ जो एंगल है आपतन का, वही एंगल परावर्तन है। थीटा एंगल से जा रहा है तो थीटा एंगल से वापस आ भी जाएगा। और ये रूल भी तुमने 10th में पढ़ा होगा कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र के ठीक पीछे है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा C और F के बीच में मिलेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मिलेगा। तो ये प्रतिबिंब मिल गया। अब ये प्रतिबिंब कैसे मिला वो मैंने बता दिया, दो प्रकाश आपस में टकराई। अब बस इनकी डिस्टेंसेस दिखा दिए, इसका डिस्टेंस, इसका एंगल अल्फा, इसका बीटा, इसका गामा, ये थीटा थीटा। और ये वाली लाइन के लिए एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता है, तो लंब चाहिए, तो लंब के लिए हमने एक काल्पनिक रेखा मान ली। अब देखो जब मैंने एकदम झुका दिया तब देखो F और इसमें कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, तो चाहे इसको P मानो चाहे इसको P मानो, ठीक है। जितना ज़्यादा झुकाओगे वो उसके इतना नज़दीक जाएगा, ठीक है। मैंने उसको ज़्यादा ऊपर कर दिया, मैं और ज़्यादा इधर झुकाता तो ये वाला पॉइंट जो P वाला दिख रहा है तुम्हें, ये और इसके नज़दीक जाता। ये मैंने इसमें झुका कर रखा, देखो एकदम नज़दीक चला गया, यही था, ठीक है। तो ये आपका पूरा डायग्राम है। ऑप्टिक्स में मेन नंबर डायग्राम का ही मिलेगा, आधा नंबर सीधा डायग्राम का है। अब इसके आगे हम डेरिवेशन करें। डेरिवेशन बड़े आसान होते हैं। मेरे पास जो ट्रिक्स है डेरिवेशन के, बहुत इजी ट्रिक्स है। मेरे पास एक नोट्स बड़े होंगे अलग से, वो मैं खुद ही हैंड नोट्स है मेरे, ठीक है। उसमें चुन चुन के डेरिवेशन लिखे हैं मैंने अलग अलग किताब से। तो एक काम करो, ये डिराइव कर लेंगे, इसमें टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट में डिराइव हो जाएगा। मेन है केयरफुली धीरे धीरे उस डायग्राम को बनाओ, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, ठीक है, नीट और क्लीन। कलर पेन यूज करो, मैंने कहा था कलर पेन लाने के लिए। डेरिवेशन के लिए क्या फोकस करना है, एक रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये तुमने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, सही बोलो तो मैंने भी अपने कभी बचपन में पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं था 12th तक, मुझे 12th में ही याद करवाया गया ये ट्रिक ये होता है कि अगर कोई भी त्रिभुज है और उसके दो इंटरनल एंगल्स दिए गए हैं, अंतः कोण कहते हैं जिसे, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अब इतना तो पता होगा तुम्हें, जैसे मैंने एक रैंडमली एक त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज है, नाम दे दो उसका कुछ ABC, ये दे दिया नाम, ठीक है। ये एंगल है इस त्रिभुज का, एंगल X, एंगल Y और बाहर का एंगल Z। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। और वृत्त का? 360। आयत का? 360। इतना बेसिक तो आना चाहिए। तो देखो एक रूल ये होता है कि अगर त्रिभुज के दो अंतः कोण, देखो अंदर का एंगल दिया है, यहाँ दिख रहा है, एक एंगल अंदर का एंगल X दिया है, एक अंदर का एंगल Y दिया है। तो जब अंदर का एंगल दिया है तो दो अंदर के एंगल को जोड़ दो तो वो बाहर के एंगल के बराबर होगा। मतलब अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के किन्हीं दो अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। तो अंतः कोण कौन है? X और Y। तो X और Y किसके बराबर होगा? इसका जो बाहर की तरफ से एंगल बना है Z, उसके बराबर होगा। इतना पता है? मैंने कहा 2 रूल बताऊंगा। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है त्रिकोणमिति, और तुम्हें त्रिकोणमिति अच्छे से पता है। त्रिकोणमिति में भी इसका किसका यूज होना है वो हम सवाल के हिसाब से बनाएंगे, लेकिन 90% ऑफ द टाइम किसका यूज होगा? सिंपल tan थीटा का। और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधा। अच्छे से पता। तो ये कोई ट्रिक तो है नहीं, ये तो तुम्हें पता ही है। बस पहला वाला ध्यान देना है कि दो अंतः कोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ओके, बस ये ध्यान रखना है, हो जाएगा। तो आओ डेरिवेशन पे। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, कौन सा वस्तु है और कौन सा प्रतिबिंब है। माना यहां से स्टार्ट करता हूं डेरिवेशन, ब्लू पेन से ही लिखता है। माना वस्तु, माना O, जो O है, O वस्तु है, वस्तु है जिसका प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है? I प्राप्त होता है। चाहे तो और डिटेल में लिख सकते हैं। माना वस्तु O दर्पण से U दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण से V दूरी पर प्राप्त होता है, जिसका प्रतिबिंब I
प्राप्त होता है। ठीक है, वो डिटेल में भी लिख सकते थे या चाहो तो लिख ही लो, क्योंकि पहला डेरिवेशन है तो डिटेल में लिखो। माना ऐसे लिखो, माना वस्तु ओ या फिर माना दर्पण से u दूरी पर वस्तु ओ स्थित है जिसका प्रतिबिंब, क्योंकि दर्पण से दूरी नाप रहे हैं तो दर्पण से कितने दूरी पर है, v दूरी पर प्राप्त होता है। यहां से आपने समझा दिया कि u और v क्या है, होता है। ठीक है, और बाकी f तो पता ही है, फोकस दूरी होता है। एक बेसिक चीज मैंने भी एक कल फॉर्मूला बताया था जो कि 10th क्लास का फॉर्मूला था, f बराबर क्या होता है, त्रिज्या का आधा। ये भी बीच में लास्ट में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक लिख दिया, ये हम नहीं भी लिखते तो हमें पता था, बट लिख देना, कुछ नहीं जाता है लिखने में। अब आओ जहां से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जहां से मैं तुम्हें समझाऊंगा जो रूल बताया मैंने कि त्रिभुज की तो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो एक त्रिभुज लो, त्रिभुज ओ क्यू सी, कुछ मत करो तुम, ओ क्यू सी को अभी ध्यान से देखो। दो अंदर के कोण कौन कौन से दिखे, लिख दूंगा ट्राइंगल ओ क्यू सी में। ठीक है, तो बताओ अंदर के कौन कौन से कोण दिख रहे हैं तुम्हें उसमें, ध्यान से देखो। अगर मैं ओ क्यू सी का रफ डायग्राम बनाऊं, तो ये O है, ये Q है और ये क्या है, C है। तो O अल्फा था, C क्या है, बीटा है, और ऊपर क्या है, थीटा है। अंदर कौन कौन से एंगल दिखे, अल्फा प्लस थीटा। अंतःकोण का योग किसके बराबर होगा, बाह्य कोण कौन है, क्लियर है इतना। ठीक है, इसे डालो इक्वेशन 1। अब ऐसे ही एक अगला त्रिभुज देखो, उसके बगल वाला क्या है, C, इसे C मान लो, इसे I मान लो, ये Q हो गया। तो C वाला एंगल कितना है, बीटा, और ये वाला, तो कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज CQI। तो ये एक एंगल ये हो गया, इसके बगल में जगह, इसके बगल में लिख लो ट्राइंगल, क्या लिखा था, याद रखना एक बेसिक चीज याद रखना, कभी भी तुम एंगल ले रहे हो तो हमेशा जो एंगल होता है वो बीच में आना चाहिए। जैसे कि Q बीच में आ रहा है ना, तो Q पे ही एंगल होना चाहिए। तो एंगल किस पे था, Q पे ही था ना, तो Q। अपने मर्जी से OQC को तुम COQ नहीं कर सकते हो। अगर COQ कर रहे हो उसको मतलब O वाला एंगल तुम ले रहे हो। ठीक है, तो हम CQI में बताओ अंदर के कौन कौन से दो एंगल हैं, बीटा प्लस थीटा बराबर गामा। हमें करना क्या है, हमें यहां से ना थीटा की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करके एक नया इक्वेशन चाहिए। तो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा उधर गया तो हो गया गामा माइनस बीटा। ये थीटा क्यों निकाला हमने, क्योंकि थीटा की वैल्यू उठा करके हमें इधर पुट करनी है इक्वेशन 1 में। इसे मान लो इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम करेंगे, अप्लाई करेंगे, थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और देखेंगे। नीचे जगह है ना, काफी जगह है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सारा हो जाएगा ना, तब तुम खुद देखना, तो कहना कि बिल्कुल खुद ही पता चल जाएगा ये टफ था कि नहीं था। एकदम आसान डेरिवेशन है ये, बस खौफ रहता है पहले से दिमाग में, ट्रिक भी उन्होंने ऐसा पकड़ा रहता है लंबे लंबे वाले। तो रखो इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में, थीटा की वैल्यू रखो इसमें, अल्फा प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू गामा माइनस बीटा रख दो डायरेक्ट, गामा माइनस बीटा बराबर बीटा हो गया। माइनस बीटा उधर जाएगा तो क्या होगा, तो प्लस बीटा, तो फाइनली बना क्या, बराबर 2 बीटा। इक्वेशन 3
ये इक्वेशन 3 रख लो। अब ये एकदम लास्ट में काम आएगा, लास्ट में भी नहीं, बीच में काम आएगा ये। अब हमें ना आगे जाके इन्हीं की वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए, जिसको हम त्रिकोणमिति से लेके आएंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगा के। ऑप्टिक्स में काफी चीजें माननी पड़ती है, अभी एक मानने वाला काम आगे भी करेंगे। इतना तक में कोई दिक्कत? आसान लगा इतना? एक ही कॉन्सेप्ट लगाया, उससे काम हो गया हमारा। अब और एक चीज देखो, अगर ना एंगल बहुत छोटा है, एंगल अगर छोटा है तो आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, ठीक है। आप कॉस थीटा को भी थीटा लिख सकते हो, टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हो। कब? जब एंगल बहुत ज्यादा छोटा, एंगल ऐसे आ रहा है तुम्हारा 0.71, 0.025, बहुत छोटा एंगल आ रहा है, तो उसमें साइन कॉस टेन की वैल्यू का मतलब ही नहीं है, वो थीटा के ही लगभग बराबर होगा, एंगल के ही बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं ये क्यों बता रहा हूं, आपको यहाँ पे त्रिकोणमिति अप्लाई करनी है और उसके थ्रू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए। तो कौन सी त्रिभुज लें कि अल्फा आ जाए उसमें? एक समकोण त्रिभुज लो जिसमें अल्फा आ जाए। एक ऐसा त्रिभुज लेना जिसमें अल्फा आ जाए, तो अल्फा किस पे है? ऊपर है, तो बीच में रहेगा। और समकोण त्रिभुज तो लंब तो लेना ही पड़ेगा, तो लंब क्या है? पी क्यू, तो यहां से ले लो, ओ बीच में आना चाहिए। अब तुम पी ओ क्यू बोलो चाहे क्यू ओ पी बोलो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो क्या बोल रहे हैं? पी ओ क्यू बोल लेते हैं, ठीक है, बस ओ बीच में आना चाहिए। तो पी ओ क्यू लोगे तो अल्फा वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब वहां से हम निकाल लेंगे, तो कहाँ पे लिख लूँ मैं? इधर ही लिख लेते हैं क्योंकि इतने में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ट्राइंगल पी ओ क्यू में, ट्राइंगल पी ओ क्यू में पीओ क्यू में, अब ध्यान से देखो, हमें किसकी दूरी पता है? हाँ, मतलब हमें क्या चाहिए? टेन चाहिए। टेन ही क्यों चाहिए? कॉस क्यों चाहिए? कॉस और साइन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि साइन के फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कर्ण मतलब ये वाली लाइन। अब कॉस में भी कर्ण आता है, हमें इस लाइन की दूरी नहीं पता है, ये लाइन कर्ण है और हमें इसकी दूरी ही नहीं पता, इसलिए हम ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जिसमें कर्ण आए। तो साइन नहीं लगेगा, कॉस नहीं लगेगा, तो अब क्या लगेगा? टेन, क्योंकि टेन में कर्ण नहीं होता है, हाइपोटेनियस नहीं होता है। तो टेन और थीटा कितना है? कितने एंगल ले रहे हैं? अल्फा। कौन सा त्रिभुज लिया है हमने? इधर बना रहा हूं, कौन सा त्रिभुज लिया है? ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये तो 90 डिग्री पे रहता ही है, और ये कितना है? अल्फा। ये तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है? टेन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन हुआ? सामने वाली भुजा, क्या नाम है? पी क्यू बटे पी क्यू है ना, हाँ, बटे लंब बटे आधार। आधार कितना है? ओपी। तुम चाहो तो इसकी दूरी भी रख सकते हो। ओपी की दूरी कितनी है? यू के लगभग बराबर है, क्योंकि मान के चलते कि पी और ये एक दूसरे के बराबर है, फिर भी अभी वो रखो नॉर्मल, ओपी रखो। तो टेन अल्फा बराबर आ गया पी क्यू अपन ओपी, ठीक है। मैंने बताया था एंगल जब बहुत ज़्यादा छोटा हो तब टेन अल्फा को अल्फा मान सकते हो, जैसे साइन थीटा को थीटा, कॉस थीटा को थीटा, टेन थीटा को थीटा, वैसे टेन अल्फा को अल्फा मान सकते हैं। दर्पण है, ऑप्टिक्स में लेंस लोगे या दर्पण ही लोगे, वो उसमें हमेशा एंगल छोटा ही आएगा। हाँ, कभी भी तुम इतना बड़ा कभी नहीं लोगे, तुम इतना बड़ा दर्पण, छोटा ही लेते हैं हम। अगला एक और ले लो, अभी मैं करूंगा नीचे टेन अल्फा का अल्फा। एक और त्रिभुज लो जिसमें बीटा है एंगल, जिसमें ये बीच में बीटा है, तो बस ये क्या करना है? सी करना पड़ेगा। हम ये सब कर क्यों रहे? क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लगाओ, क्या नाम रखें? सी बीच में आना चाहिए, तो पी सी क्यू। तो ट्राइंगल पी सी क्यू में बताओ क्या हो जाएगा? टेन कौन सा? बीटा। टेन बीटा बराबर लंब तो सब में सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम ही त्रिभुज का लंब लिया है आपने, पी क्यू। और बटे डिस्टेंस क्या है? सी पी या पी सी, जो मर्जी वो लिखो। हो गया। अब वैसे ही गामा के लिए ढूंढो। गामा के लिए त्रिभुज का नाम क्या रखोगे? पी आई। इंटर की लो, चलाओ मोबाइल चलाओ, तुम्हारा फ्यूचर उसी में बर्बाद होगा।
क्या नाम है? आई, पी आई क्यू, और एंगल कितना है? गामा। तो नाम क्या हो जाएगा? पी आई क्यू। जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा ना, तब देखना तुम्हें ऑप्टिक्स कितना मजा आएगा। तुम्हारे साथ के बाकी के लोग कहेंगे इतना टफ है, और तुम कहोगे अरे यार ये तो इतना आसान था। 10 गामा बराबर क्या हो गया? पी क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या? आई पी। आ गया आई पी। अब मैंने क्या बताया था, जब एंगल छोटा होता है, ठीक है, यदि इतना इंग्लिश लिख रहे हैं तो इसको भी इंग्लिश से लिख देते हैं। इफ 10 या डायरेक्ट 10 थीटा इज इक्वल थीटा, अगर ऐसा है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हियर, यहाँ सो मतलब इसलिए 10 अल्फा को क्या लिखोगे? डायरेक्ट अल्फा। तो अल्फा बराबर पी क्यू बटे ओ पी। यहाँ पर बीटा लिख दो, कॉमा, बीटा बराबर पी क्यू अपॉन सी पी, फिर कॉमा, गामा बराबर पी क्यू अपॉन आई पी। आ गया? क्यों कर रहे थे हम ये अल्फा बीटा गामा? इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करना है, यही वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये जो मान है इसको इक्वेशन 3 में रखो। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से, दरवाजा बंद कर दिया, आवाज आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 रखो, इक्वेशन 3 में वैल्यू अल्फा की कितना है? अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 3 है कि अल्फा प्लस गामा, अल्फा की वैल्यू है पी क्यू अपॉन प्लस गामा, गामा कितना है? पी क्यू अपॉन आई पी। वो आवाज़ यहाँ से नहीं, इससे ज़्यादा वहाँ से आवाज़ आ रहा है बारिश का। चलो छोड़ो, अल्फा प्लस गामा बराबर 2b, 2 और क्या है? पी क्यू अपॉन, कुछ कॉमन दिख रहा है? लेफ्ट साइड राइट साइड पी क्यू कॉमन है, तो जब ऐसे कॉमन दिखे उससे नहीं, इससे मतलब नहीं है, ये तो डिस्टेंस है ना, पी क्यू पी क्यू पी क्यू सारा, ये पी थोड़ी नहीं काटोगे, वो तो डिस्टेंस नापा जाता है। तो डिस्टेंस तो ओ पी आई पी सी पी सबका अलग अलग है। बचा क्या? 1 अपॉन ओ पी, 1 अपॉन आई पी बराबर 2 1 अपॉन, यही हुआ, यही बचा। अब बस चिन्ह परिपाटी भी लगा करके तुम्हें यहाँ पे ओपी आईपी सीपी की वैल्यू लिख देना है, आंसर आ जाएगा। चिन्ह परिपाटी इसीलिए जरूरी होता है। चिन्ह परिपाटी बस ध्यान रखना है कि वो राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, मिरर के केस में कुछ भी देखो राइट साइड गया ही नहीं है, सारा किस साइड गया है? लेफ्ट साइड गया है। तो लेफ्ट साइड गया है तो सारी डिस्टेंसेस क्या होनी चाहिए? ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा यहाँ पे चिन्ह परिपाटी। ठीक है, सारा माइनस तो माइनस वैसे ही कट जाएगा। देखो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी को इंग्लिश में क्या बोलोगे? हर चीज़ का इंग्लिश याद रखो, क्योंकि तुम साइंस पढ़ रहे हो। जब भी तुम सीनियर क्लास में पढ़ोगे तो इंग्लिश में ही तुम्हें अच्छी किताबें मिलेंगी। चिन्ह परिपाटी से इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम साइन कन्वेंशन, चिन्ह कहते हैं इसको, हलंत लगता है, लिखते हैं ऐसे ही है इसको। तो चिन्ह परिपाटी से क्या देखना होता है? ओपी आईपी सीपी की वैल्यू देखनी है। ओपी इतना जगह ले लेगा, बगल में लिख देता हूँ, आईपी सीपी। पहली बात तो देखो ओपी कहाँ है? ओपी लेफ्ट साइड है माइनस, आईपी भी कहाँ है? आईपी है कहाँ? ये रहा आईपी, ये भी दर्पण के लेफ्ट साइड है माइनस, सीपी ये भी लेफ्ट, सारा तो लेफ्ट ही है, राइट में तो कुछ बनाया ही नहीं हमने, माइनस। ओपी का डिस्टेंस देखो, ओपी का डिस्टेंस कितना है? यू, मैंने मान के चले कि पी और इसका बीच की दूरी नगण्य है, सेम ही है, तो ये कितना है? यू। आईपी वैसे पता है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट का यू से दिखाते हैं, आई फॉर इमेज, इमेज का वी से दिखाते हैं। तो आई पी का कितना है, वी के बराबर। सी पी कितना है, सी पी देखो, देखो ध्यान से, देखो देखो, यही तो बता रहा हूँ कि ये तो ध्रुव है और इधर चाहे ध्रुव बोलो, हम मान के चल रहे हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत नेग्लेजिबल है, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो P है ना, इसको मान के चलेंगे ध्रुव ही है, इसलिए पोल लिखा गया है वहाँ पे। तो IP किसके जगह पर होगा, V के। टेक्निकली इसको इधर होना चाहिए था और हमने डायग्राम बहुत बड़ा बनाने के चक्कर में इधर किया हुआ है। तुम बनाना तो इसको एकदम झुका के बना ही दिया होगा वैसे। और लास्ट में क्या बच गया, CP। तो C का डिस्टेंस क्या होता है, C मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होता है ये। वैल्यू पुट करो वहाँ पे। अच्छा R को अगर तुम पुट करोगे, R और F के बीच क्या रिलेशन है, हमें ना ये प्रूव करना है। इसमें तो R आ नहीं रहा है, इसमें तो F आ रहा है। तो R का क्या लिख सकते, F बराबर R बटे 2 होता है, इसीलिए आप R बराबर क्या लिख सकते हो, 2F लिख सकते हो। क्यों हमने R लिया, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें तो R की कई बातें नहीं हुई थी, F की बात हुई थी। तो अगर R आ रहा है तो R को आप क्या लिख सकते हो, 2F। ये हो जाएगा -2F। वैल्यू पुट करो, ऑटोमेटिक तुम्हारा आंसर आ जाएगा। किनारे वाला दिख रहा है, क्योंकि कैमरा हिलता रहता है ना हवा की वजह से, आज एकदम पंखा स्लो किया हुआ है। वैल्यू पुट कर दो इसमें, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। चाहो तो इसे इक्वेशन डाल दो, कोई कौन सा डालें, 3 डाल दिया है, चौथा डाल लो, समीकरण 4 से। अब ये फाइनल आंसर, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 4 तो करो पुट 1/OP। OP की वैल्यू कितनी हो गई, नीचे माइनस लगाओ चाहे ऊपर माइनस लगाओ, माइनस यूनिवर्सल होता है, ठीक है, आगे आ जाता है। IP की वैल्यू प्लस माइनस का माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा, -1/, ये 2 भी है ना, ये 2 हो गया। चलो ठीक है, 1/, करना 1/, कर लो 2 और 1/, क्या हो जाएगा, CP की वैल्यू -2 है तो माइनस तो आगे लग गया, कुछ कटा, 2 से 2 कटा, माइनस सब में कॉमन है, माइनस गया तो क्या आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस। कॉमन लोगे इधर से माइनस कॉमन लोगे तो बीच में प्लस आ गया, इधर का माइनस उधर के माइनस से कट गया, तो मेनली सब कट गया, तो ये सब प्लस में हो जाएगा। तो बचा क्या, 1/U प्लस 1/V बराबर 2 से 2 कट गया 1/। यही चीज़ 10th में पढ़ते थे, दर्पण सूत्र कहते थे जिसको, और यही चीज़ हमने 12th में पढ़ा है। और यहीं से डिफरेंस सोचो, 10th में इतना पढ़ के हम हीरो बनते थे और 12th में हम इसको डिराइव करना है, तो इतना करने के बावजूद हम इसको कह रहे हैं कि पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। बेसिक आ भी सकता है बट चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि पेपर में ये सब सवाल को छोटा मोटा माना जाता है, इतने डेरिवेशन को। डायग्राम का ही आधा नंबर है, ऑप्टिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन 5 नंबर का है, उसमें से 2-2.5 नंबर तुम्हें सिर्फ डायग्राम के। और मैं तो कह रहा हूँ पूरा नंबर ही डायग्राम का है। डायग्राम जिसका सही है ना, एग्जामिनर नहीं पढ़ता है तुमने बीच में क्या लिखा है, कि उसको भरोसा है कि जिस इंसान को डायग्राम याद है उसको बीच में भी उसने सही लिखा होगा। तुम बस डायग्राम और आंसर याद करते हुए चलो।